Good morning students. I am SK Seth, your SST teacher. Students, आज हम पाठ 7 भूगोल में भारत में मानव संसाधन एवं जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम कोई भी कार्य करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं या जिसकी सहारा लेते हैं उन्हें साधन कहा जाता है। जिस प्रकार लिखने के लिए कॉपी, पेन, पेंसिल, इरेजर आदि का यूज करते हैं। बस, रेलगाड़ी, कार, वायुयान यात्रा के लिए उपयोग करते हैं। हल, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल सिंचाई के लिए यूज करते हैं। इन सभी वस्तुओं का मानव जीवन में अत्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण है उपयोग है, और यही वस्तुएं मानव संसाधन की श्रेणी में आते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त किसी भी प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी, वन, जल, खनिज, लवण की कोई उपयोगिता नहीं है जब तक कि मनुष्य इन्हें अपने लाभ के लिए प्रयोग न करे। मनुष्य अपनी समझ एवं आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग कुशलता पूर्वक करता है। अतः मनुष्य स्वयं का प्रयोग करके उन सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है और उसे बनाता है। इस प्रकार मनुष्य को देश को प्राकृतिक संसाधनों तक लाभ पहुंचाता है और मनुष्य स्वयं एक मानव संसाधन भी कहलाता है। भारत एक विकासशील देश है। कोई भी देश बिना कर्मठ एवं योग्य नागरिकों के उन्नति के मार्ग पर नहीं चल सकता। अपने लिए समस्त साधनों का निर्माण नागरिक ही करते हैं। देश के विकास के लिए नागरिकों को शिक्षित होना, प्रशिक्षित होना, व्यावसायिक गुणों में हर एक चीज में यदि कोई व्यक्ति निपुण होता है तो वो अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए एक अच्छा मानव कहलाता है। क्लियर बच्चों? अब इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं आयु। आयु क्या होती है? हम क्या करते हैं, आयु से अपनी क्या करते हैं, उम्र के बारे में निर्धारित करते हैं। बट यहाँ पे आयु हम क्या करते हैं, किसी भी चीज के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी चीज की आयु, किसी भी जनगणना करनी है तो उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों? किसी देश की विकास के लिए जनसंख्या की आयु के अनुसार संसाधनों का वितरण आवश्यक होता है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयों का वितरण किया जाता है, और यह दवाई जो होती हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम WHO के नाम से जानते हैं, वह क्या करते हैं, इन्हें एक आयु के अनुसार ही देते हैं। जैसे छोटे बच्चों को हम कम डोज का दवा देते हैं और बड़े लोगों को हम अधिक डोज का दवा देते हैं। तो ये एक आयु पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार बच्चों हम अपने संविधान के अंतर्गत देखें तो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, पुस्तकों का वितरण एवं अन्य शिक्षा संबंधी सुविधाओं देने का प्रावधान भारत सरकार द्वारा किया गया है। युवा वर्ग की शिक्षा संबंधित युवा सुविधाओं को बढ़ाने के साथ साथ उपयुक्त वातावरण एवं संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। शिक्षा संबंधी समस्याओं को ध्यान में रख के स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण केंद्र आदि सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। वृद्ध व्यक्तियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। इनकी सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता है। तो किसी भी देश की विकास की योजना में आयु के अनुपात में वितरण अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सरकार की योजनाओं को कार्य रूप देना पड़ता है। क्लियर बच्चों? अब हम उसके बाद क्या करते हैं, लिंगानुपात पढ़ते हैं। लिंगानुपात अगर हम देखें तो लिंग प्लस अनुपात। क्लियर? लिंगानुपात से तात्पर्य है जनसंख्या में स्त्री एवं पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात कितना है। लिंग निर्धारण प्रत्येक 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है ना बच्चों, यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। मान लीजिए किसी देश में लिंगानुपात 1000 है, तो इसका अर्थ क्या है कि देश की जनसंख्या में स्त्री पुरुष दोनों की जनसंख्या आपस में बराबर है, अर्थात 500 पुरुष एवं 500 स्त्रियां हैं। यदि लिंगानुपात 1300 है तो इसका अनुपात कैसे होगा बच्चों कि स्त्रियों की संख्या
पुरुषों से अधिक है एवं यदि लिंगानुपात 900 है तो यह माना जा सकता है कि पुरुषों की संख्या अधिक और स्त्रियों की संख्या कम है। जैसे जनगणना किया जाता है, जनगणना हम इसी लिंगानुपात के अनुसार ही बच्चों क्या करते हैं, जनगणना हम करते हैं बच्चों। और जैसे केवल दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र में ही स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है, जबकि हरियाणा एवं पंजाब प्रांत में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से बहुत अधिक है। भारतवर्ष में अंतिम जनगणना कब हुई थी? 2011 में हुई थी। इस जनगणना के अनुसार ही उपरोक्त मानचित्र जो अभी आपने देखा सारी चीजों को दर्शाया गया है। उसके अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार कुल अनुपात 933 अर्थात भारत में जनसंख्या के अनुसार पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम थी। इस लिंगानुपात में इस भारी अंतर का एक विशेष कारण लोगों में पुत्र की चाह। बच्चों, हमारे समाज में क्या है कि पुत्र की चाह लोगों को बहुत होती है। लोग अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की कामना करते हैं एवं बालिकाओं की पूर्णतः उपेक्षा की जाती है। इसी प्रकार सामाजिक एवं आर्थिक रूप से बालकों को प्राथमिकता दी जाती है। कभी कभी गर्भधारण के समय ही आधुनिक चिकित्सा पद्धति से भ्रूण के लिंग के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है और यदि कन्या होती हैं तो लोग उनका हत्या कर देते हैं। बट ये जो है बच्चों कानूनन अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाले और राय देने वालों को सरकार द्वारा कड़ी से कड़ी दंड का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के प्रति पुरुष समाज का यह व्यवहार उचित नहीं है। यदि ऐसा चलता रहा तो एक दिन भारत में भी चीन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जहां विवाह के लिए कन्याओं का अभाव उत्पन्न हो गया, मतलब कमी उत्पन्न हो गई है। जनसंख्या का प्रभाव। भारतवर्ष में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या की कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो गए हैं। जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, ये जीवन की हर एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोगों तक ये सुविधा नहीं पहुंच पा रही है और बहुत से लोग पशु के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भारत में जनसंख्या वितरण। भारत में कई ऐसे क्षेत्र अधिक जनसंख्या वाले हैं, कुछ क्षेत्रों में बहुत कम जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, जो लगभग भारत की संपूर्ण जनसंख्या के आधे के बराबर है। केवल उत्तर प्रदेश में ही देखा जाए तो बच्चों 1/6 भाग रहता है। इसका मुख्य कारण इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर की उपलब्धता है। किसी नगर में जनसंख्या का प्रसार इतना अधिक है कि क्योंकि लोग गांवों से निकलकर रोजगार की सुविधा के खोज के लिए उन नगरों में बस जाते हैं और भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर सबसे देखा जाए तो कोलकाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रभाव। बढ़ती औद्योगिकीकरण के कारण नगरों में जनसंख्या वृद्धि निरंतर होती रहती है। इस प्रकार मानव संसाधन का अधिक अन्य संसाधनों का समुचित लाभ उठाने से वंचित रह जाता है और उसे हर एक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसे किसी भी तरीके से हर समाज का सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। क्लियर बच्चों? तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमें कुछ प्रयास करने चाहिए और सरकार के द्वारा गाइडलाइनों का पालन करना चाहिए। जैसे जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन की समस्याओं का क्रियान्वयन करने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों एवं अस्पतालों की स्थापना करनी चाहिए। छोटा परिवार के महत्व को प्रचार प्रसार के माध्यम के द्वारा लोगों को समझाना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए और जीवन स्तर की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन की योजनाओं का प्रबंध करना, टीकाकरण द्वारा विभिन्न रोकथामों का रोकथाम करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, सरकार के द्वारा एक स्लोगन का छोटा परिवार सुखी परिवार, सभी को छोटा परिवार और सुखी परिवार करना चाहिए। हम दो हमारे दो का पालन करना चाहिए जिससे कि वो अपने परिवार के हर एक
ख्वाहिशों को पूरा कर सके। क्लियर बच्चों? थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो केयरफुली।